आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप आज इस वीडियो तक पहुंच गए हो, डैट मीन्स आपने कुछ ऐसा बेहतर डिस्कवर कर लिया है जो सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगा, बट कि एमोंग द टॉपर का जब लिस्ट आएगा उसमें भी आपका नाम रहेगा। सबसे पहले हमारा है दरोगा का प्री, ठीक है। तो आज हम आपके सामने जो एक्सप्लेन करेंगे केमिस्ट्री का 2008 से लेकर 2025 तक जितने भी रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस तरीके से करेंगे ताकि आपको फिर बुक उठाने की जरूरत ना पड़े एग्जाम से पहले। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले हमने आपको बायोलॉजी का करवाया है, ठीक है। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि आज तक का यूट्यूब का, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे आपका ये केमिस्ट्री का हो, इससे बेस्ट वीडियो दरोगा के लिए अभी तक नहीं बना होगा और आगे भी अगर बनता है तो वो ड्रीम डोज का ही बनेगा। तो बायोलॉजी वाला आप देख लीजिएगा और शुरू के 45 मिनट अगर आपने इस वीडियो को कंटिन्यू देख लिया तो आप समझो कि जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे आपके वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब आपका कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं और बस आप इतना कीजिएगा कि अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका फिर केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट 18 से 22 क्वेश्चन तो सिर्फ आपका साइंस का आने वाला है जो कि आपका इसी से आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन है, केयरफुली सुनना है जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं, उसके बाद आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि विच मेटल कोटिंग इज अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट, और बाइलिंगुअल होगा, जंग लगने से लोहे की सुरक्षा के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। अब ये जंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने तरीके से पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। 2008 से लेके 2025, तो आप सबको पता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जिंक। जिंक का क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। जिंक का क्या है, आपका प्लेटिंग किया जाता है, जिससे क्या हो, उसको जंग से उसको सुरक्षा मिल पाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए वो सबसे पहले आपको इसका रिएक्शन पता होना चाहिए। तो रिएक्शन मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ आयरन, दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ नमी होना बहुत जरूरी है, तभी आपका जंग लगेगा, मतलब होना चाहिए आपका पानी। ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, और आपका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा Fe2, ठीक है, O3.X H2O। देखिए पहला तो क्वेश्चंस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका दिमाग में होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपका जो ये रस्टिंग का जो रिएक्शन है, मतलब जो रस्टिंग होता है, जो जंग लगता है, ये किस प्रकार का आपका रिएक्शन है। तो आपको बोलना है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है आपका, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या, क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण दैट मींस ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन इसमें दोनों होता है, इसीलिए क्या है ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन है। पूछेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में छपे हुए हैं, दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस और बीपीएससी सब इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। आयरन और इसका रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीजन का आपका रिडक्शन हो रहा है, अपचयन उपचयन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन इसका हो रहा है। तो ओवरऑल अगर पूछेगा कि जो आपका रस्टिंग जो होता है वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो आप बोलोगे आपका रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा आपका ईएसआई के मेंस में पूछा गया था कि जो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो जंग का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Fe2O3.XH2O, जो कि आप यहां देख रहे हो, ठीक है। एक बार और बस इसको इस तरीके से पूछ लिया कि वर्ड्स में पूछ लिया कि जो जंग को क्या बोलते हैं, जंग का, तो आपको याद रखना हाइड्रेटेड मतलब सूखा हुआ, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड आपको याद रखना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O, और इसको और बोला जाए, अगर ये में बोला जाए वर्ड्स में, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। किस टाइप का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन इससे और पूछे गए। सबसे पहले अगर जंग को बचाना है, ठीक है, जंग से बचाना है किसी भी चीज को, तो सबसे पहले तो सबको पता है गैल्वेनीकरण करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। मैं ये सब पहले ही इसलिए करवा दे रहा हूं ताकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो फिर धराधर हम लोग
क्योंकि एक बार समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण होता है। गैल्वेनीकरण में जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ये सबको पता है। दो और क्वेश्चंस आपको घुमा के पूछा था, वो क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन में दे दिया था कि इनमें से कौन सा है जिसका हम उपयोग करते हैं जंग रोधक के लिए। तो याद रखिएगा एनोडाइजिंग, ठीक है, एनोडाइजिंग मैं बताऊंगा ये क्या है, ठीक है, एनोडाइजिंग। उसके बाद होता है आपका एनोडाइजिंग के बाद होता है एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एक होता है आपका गैल्वेनाइजेशन जो अभी आपने देखा। तो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण में तो आपको पता है इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में याद रखिएगा किसी भी अगर मेटल को बताना है, किसी भी अगर मेटल को अगर धातु को बचाना है तो उसके ऊपर एक और मेटल का परत चढ़ा दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और एनोडाइजिंग में क्या होता है, एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। किसका? ऑक्साइड का लेयर। अब बोलोगे सर वो कैसा होता है, जैसे कि Al2O3, तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें एल्यूमिनियम में कोरिजन नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। तो याद रखिएगा एनोडाइजिंग हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो या गैल्वेनाइजेशन हो, ये तीनों का उपयोग किया जाता है आपका जंग से बचाने के लिए। साथ ही साथ आप ऑयलिंग भी करते हो, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आएगा वो स्टेटमेंट बेस्ड भी रहेंगे और मैच करने वाले भी रहेंगे और स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी रहेंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, 25 क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं उस प्रकार से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब मिला के। ऑयलिंग और पेंटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी प्रकार है, गैल्वेनाइजेशन हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ठीक है, और आपका गैल्वेनीकरण हो गया, ऑयलिंग हो गया, पेंटिंग, इस सबसे क्या होगा, कोरिजन, दैट मीन्स जंग से बचा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जंग लग जाता है तो जो लोहा है उसका वेट घटता है या बढ़ता है, तो आपको याद रखना है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। बट यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दे, फॉर द लॉन्गर पीरियड, अगर बहुत समय के लिए जंग लगा रह गया तो क्या होगा, तो पहले तो इंक्रीज होगा, अब फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, झड़ने लगेगा और गिरने लगेगा, ठीक है, तो बाद में डिक्रीज होगा। तो वहां मेंशन होना चाहिए कि लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के लिए क्या होगा, तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। बट सिंपली डायरेक्टली पूछा जाए कि जंग लगने पे क्या होता है, तो उसका वेट जो है, उसका जो भार जो है, ठीक है, वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। यहां तक याद रहेगा, क्या होता है, इंक्रीज होता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, जिंक का जो परत लगाया जाता है, याद रखिए, मान लीजिए कोई एक लोहा का कोई ये बोतल है तो बाहर ही लगाया जाएगा, अंदर नहीं लगाया जाएगा जिंक। क्यों अंदर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अंदर इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि जिंक जो होता है किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ रिएक्ट हो जाता है और पॉइजनस यौगिक फॉर्म कर सकता है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जिंक का परत जो है सिर्फ बाहर ही लगाया जाता है, अंदर नहीं। क्यों नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जिंक जो भी होगा, कोई भी खाद्य पदार्थ वाला अगर बर्तन है तो बाहर तो हम लोग प्लेटिंग कर देंगे लेकिन अंदर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिंक जो है फिर से यौगिक बना के, मतलब खाना से रिएक्ट कर जाएगा और कुछ ऐसा यौगिक बना लेगा जो कि हानिकारक हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो रोडेंटिसाइड होता है, रोडेंटिसाइड मतलब क्या होता है, जो चूहे मारने वाला जो जो दवाई होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है आपका जिंक फोस्फाइड। जिंक फोस्फाइड क्या होता है, आपका जिंक फोस्फाइड। अब मैं ये टैब पे इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसी चीज को बोर्ड पे भी करा दे, बट इतने चीज़ हम वहाँ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 10 क्वेश्चंस करने में ही आपका वहाँ 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। बट वहाँ व्यूज़ बहुत आते हैं, आप देखोगे, ठीक है, बट उससे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि 12,000 लोग ही देखते हैं, ठीक है, 12 से 15, 16, ये वो लोग होंगे जो सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिंक फोस्फाइड आपको याद रखना है। अब कुछ कुछ हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे कि देखो जिंक से आपका क्या पूछा गया था, सबसे पहले आपको याद रखना है जिंक, ठीक है। जिंक का आपका अयस्क याद रखना है और याद रखना है, पूछा गया था। तो एक तो है आपका कैलामाइन, बट यहां फिर से कंफ्यूजन पैदा कर लिया था, पता है, कैलामाइन भी दिया हुआ था और जिंक ब्लेंड भी दिया हुआ था और भी जिंक का दिया हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो जिंक का, ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निकाला जाता है, वो उसको किस अयस्क से निकाला जाता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो एक्सट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा जो निकाला जाता है वो जिंक का किससे निकाला जाता है, जिंक ब्लेंड से निकाला जाता है, याद रखिएगा। और कैलामाइन जो है, कैलामाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस और जो है आपका जिंक का है। तो कैलामाइन और जिंक ब्लेंड जो है, याद रखिएगा किसका अयस्क है, तो ये कैलामाइन और जिंक ब्लेंड जो है आपको याद रखना जिंक का आपका अयस्क है, याद रहेगा। अब यहां लोहा का बात चला है तो लोहा से एक हमेशा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दरोगा का, पूछा जाता है कि लोहा का जो मेनली जो कौन सा एरिया है भारत में जहां से लोहा मिलता है। इसका सबसे ज्यादा जो फेमस और बार बार पूछा जाता है, एक है आपका कुदेरमुख,
कुदेरमुख, कुदेरमुख का जो खान है लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है, आयरन ओर के लिए। ये कहाँ है? कर्नाटका में। और कर्नाटक में एक और याद रखोगे, बाबू बुदान का पहाड़ी। बाबू बुदान का पहाड़ी और कुदेरमुख ये दोनों बहुत ही फेमस है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है आपका जो लौह अयस्क के लिए वो है आपका कौन है? वो है आपका कुदेरमुख, जो कि कर्नाटका में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एक बार आपका ईएसआई का प्री में पूछ लिया था कि बेलाडीला कहाँ है? बेलाडीला, बेलाडीला। तो बेलाडीला कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। बेलाडीला कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ये क्यों फेमस है बेलाडीला? तो लौह अयस्क के लिए। तो पहला याद रखोगे कुदेरमुख, दूसरा याद रखोगे बेलाडीला, और उड़ीसा से याद रखोगे कुछ जो मैं बता रहा हूँ। एक याद रखोगे बादाम पहाड़, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, जितना बस बता रहा हूँ वही आएगा और वही आता है, ठीक है। मयूरभंज, मयूरभंज और क्योंझर, ये सब आप स्टेशन भी सुने होंगे, क्योंझर, ठीक है। तो याद रखना कुदेरमुख कर्नाटका, बेलाडीला छत्तीसगढ़, बादाम पहाड़, मयूरभंज और क्योंझर, ये तीनों जो है आपका उड़ीसा में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुदेरमुख, बेलाडीला, बाबू बुदान का पहाड़ी और बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है। अब लास्ट में एक बार याद कर लो कि इसका जो ओर होता है, अयस्क जो होता है लोहे का, क्या क्या होता है लोहे का। तो याद रखना लोहे का जो अयस्क होता है, एक होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। जो नहीं लिखा हो याद मत करना, ठीक है। जैसे कि फेरस, फेरस आपका एक आ गया था बीपीएससी में जिसमें लोग गलती कर दिए थे, ठीक है। अभी जो बोलूँ बस वही याद रखना। लिमोनाइट, सीडराइट, हेमाटाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो लिमोनाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया और आपका हेमाटाइट हो गया और आपका मैग्नेटाइट हो गया। ये सब जो है आपको याद रखना है। जिंक से ये भी याद रखिएगा, बायोलॉजी वाला हम बहुत अच्छे से कराएं, बस अभी मैं बायोलॉजी वाला जितने क्वेश्चंस लगेंगे हम बायोलॉजी में समझा चुके हैं, हम यहाँ 1% डील नहीं करेंगे क्योंकि टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। जिंक याद रखिएगा आपका इंसुलिन में मिलता है, पूछा जाता है कि इंसुलिन में क्या मिलता है, कौन सा तत्व मिलता है, तो आपका जिंक मिलता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखना है, जितना भी चीज़ मैंने आपको यहाँ करवाया है, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, जो टॉपिक से पूछा हुआ है ना उसको यही क्लियर कर लेंगे, तो फिर काहे प्रॉब्लम होगा। चाहे वो आप मान लो कि आपको कुछ पॉलीमर से पूछ लिया होगा या मेटलर्जी से पूछ लिया, तो सबको यही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो काहे का टेंशन, कुछ टेंशन नहीं होगा। टेंशन हम ले ही रहे ना, दिन 24 घंटा में तो हम लगे ही हुए हैं आपके लिए। अगर हम जब इतना कर ही दे रहे तो आपको क्या करना है, सिर्फ बस देख लेना है। अब देखिए यहाँ ये भी वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एनोडाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तीनों है, तीनों एक मैंने यहाँ हटा दिया है। तीनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम में था कि इनमें से किसका उपयोग किया जाता है जंग रोधक चीज़ों को बनाने के लिए। तो याद रखिएगा गैल्वेनाइजिंग भी किया जाता है, एनोडाइजिंग भी किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जाता है, ऑयलिंग भी किया जाता है, पेंटिंग भी किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंग सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये सामने जो जगह छोड़ा हुआ है ना, जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है अपने हाथों से। उसके बाद है जो करेक्ट रस्ट का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जंग का करेक्ट फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताइए, यहाँ आपका दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ESI मेंस से पूछा गया था, इसका ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको थोड़ा मैंने ट्विस्ट किया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे हार्ड, सबसे कठोर पदार्थ जो है, ठीक है, वो क्या है आपका, ये पूछा गया। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो यहाँ में लिखा हो कि हीरा का कठोरता का मुख्य कारण क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ हमने लगा दिया। तो देखिए हीरा का मेन काम क्या होता है, जल्दी से बताइए, मतलब क्यों वो इतना कठोर होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा क्यूबिस लेटिस स्ट्रक्चर होता है। ये आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपका आई थिंक IBACIO में आया था, दरोगा में थोड़ा इजी आया था, दरोगा में सिंपल पूछ लिया था। अब देखते हैं डायमंड से क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं बिहार में, दरोगा, BSSC और आपका बिहार पुलिस वाला में, ठीक है। सबसे पहला, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये आपका पूरा हार्डेस्ट सब्सटेंस जिसको बोला जाता है। सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो आप बोलोगे ये है आपका डायमंड। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है डायमंड किसका अपरूप है, किसका अपरूप है। तो याद रखिएगा अपरूप मतलब होता है एलोट्रोप। तो याद रखिएगा ये कार्बन का है, किसका है, कार्बन का। और कार्बन का एलोट्रोप कौन सा है, तो एक तो आप डायमंड याद रखोगे और इसका हम कंपेयर करेंगे ग्रेफाइट से। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बना है इन दोनों को कंपेयर करके
आपको थोड़ा एनालिटिकल तरीके से वो भी हम डील करेंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट होता है, उसके बाद फुलरिन होता है, ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरिन भी बोल सकते हैं, फुलरिन। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया, ये सब क्या है, ये आपका एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप मतलब सिंपल समझो कि एक ही एलिमेंट से बना हुआ, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है, मतलब एक ही तत्व से बना हुआ अलग अलग फॉर्म में मटेरियल पाया जाता है। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, क्या है, आपका अपरूप है कार्बन का, क्योंकि ये सब जो है बेसिकली कार्बन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, किसका अपरूप है डायमंड, तो आपको याद रखना है कार्बन का। एक बार पूछ लिया था कि जो डायमंड है क्यों चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार पूछा था कि ग्लास जो होता है, ग्लास को कट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डायमंड का उपयोग आपको ग्लास का कट करने के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक बार पूछ लिया था कि क्रिटिकल एंगल और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसका क्रांतिक कोण और अपवर्तांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 24.2 जो होता है इसका क्रिटिकल एंगल होता है, और मतलब क्रांतिक कोण जो होता है इसका 24.2 डिग्री होता है, और इसका जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डेट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तांक जो होता है इसका, ये कितना होता है, 2.4 होता है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल, ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम डायमंड किसको कहा जाता है, कृत्रिम डायमंड, डेट मीन्स आर्टिफिशियल डायमंड किसको कहा जाता है। आर्टिफिशियल जो डायमंड होता है, आपको कृत्रिम जो डायमंड होता है, ये आप इसको बोलना है कार्बोरंडम, कार्बोरंडम, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बोरंडम। तो कार्बोरंडम को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल आपका डायमंड। और एक चीज, जितना भी मैं यहाँ कलेक्शन आपको करवा रहा हूं, किसी भी एक बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ कलेक्टेड पॉइंट्स है, थ्रू आउट माई लाइफ जो हमने सीखा उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल जो डायमंड है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोरंडम, कार्बोरंडम। और ये कार्बोरंडम बेसिकली क्या होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड आपको अच्छे से याद रखना है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछ लिया था कि जो लैब ग्रोन डायमंड, मतलब जो लैब में जो डायमंड बनाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट सीड, ग्रेफाइट सीड, सीड बीज कुछ लिखा होगा पर वो वाला बीज नहीं है, ठीक है, पौधा उगाने वाला। ग्रेफाइट का सीड यूज किया जाता है लैब में डायमंड बनाने के लिए। एक पूछा जाता है ब्लैक डायमंड क्या होता है, ब्लैक डायमंड, क्या मैंने बोला, ब्लैक डायमंड क्या होता है। अब देखो ब्लैक डायमंड, दो चीज इसमें ऑप्शन में आ सकता है। एक तो ब्लैक डायमंड हम लोग बोलते हैं किसको, कोयला को, और दूसरा हम लोग जो ब्लैक डायमंड बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोनेडो को। क्या बोलते हैं, कार्बोनेडो को, कार्बोनेडो, ठीक है। तो बोलेगा कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल डायमंड किसको बोलते हैं, तो कार्बोरंडम को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूछेगा कि ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं, तो कोयला को या कार्बोनेडो को हम लोग बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये जो होता है, जो आपका जो डायमंड होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। बोलिए क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब मुक्त अवस्था में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। इतने क्वेश्चंस आज तक पूरा पूछा गया है और आपको मैंने यहां सब चीज करवा दिया है, ठीक है, ये चीज है। अब इसके साथ एक और हम लोग करते हैं, आपका ग्रेफाइट का कर लेते हैं। ग्रेफाइट, देखिए अगर ग्रेफाइट का हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा और धातु है, नॉन मेटल है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। पहला पॉइंट, एकमात्र ऐसा और धातु जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। दूसरा, इसका जो उपयोग है आपका कहाँ कहाँ किया जाता है, सबसे पहले लीड का पेंसिल में, पेंसिल का जो लीड होता है, पेंसिल जो बनाते हैं उसका लीड जो होता है, नीव जो होता है, वो इसी से बना होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, इसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में, यानी कि लुब्रिकेंट्स के रूप में किया जाता है। जो मशीन उसीन होता है उसमें लुब्रिकेंट्स, स्नेहक के रूप में इसका यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट्स के रूप में। तीसरा जो इसका उपयोग है ग्रेफाइट का और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को और हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम दिमाग खोल के शांतिपूर्वक देखते रहिएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी वाटर, जिसको हम लोग लिखते हैं D2O।
तो याद रखिएगा ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय ईंधन जो होता है, उसमें इसको मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा मॉडरेटर के रूप में यूज किया। अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, पूछेगा ठीक है ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, आखिर कैसे? तो याद रखिएगा जब आपका बहुत सारे न्यूट्रॉन जब निकल रहा होता है तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करता है, इन लोग एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से आपका क्या होता है, वो पूरी तरीके से आपका चेन जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया आपका लुब्रिकेंट, स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है, मॉडरेटर में यूज किया जाता है, मंदक के रूप में लीड के पेंसिल में यूज किया जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ही भांगुर होता है। भांगुर मतलब समझ तो ब्रिटेल होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटेल, मतलब बहुत आसानी से टूट जाएगा, बहुत स्लिपरी भी होता है, स्लिप करेगा इस पर अगर हाथ डाल होगा तो स्लिपरी होता है, ब्रिटल होता है, इसलिए इसका जो बहुत अच्छा उपयोग जो है आपको स्नेहक के रूप में भी इसका किया जाता है। अच्छे से याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा इसका उपयोग जो है आपका ड्राई सेल, जो शुष्क सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अब जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, जो कंसेप्ट बेस्ड इन दोनों को कंपेयर करके आपको आया था। हमेशा याद रखना जो भी आपका एलोट्रॉप होगा, जो भी आपका अप्रूप होगा, ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है। केमिकल मतलब रासायनिक गुण उसका सेम हो सकता है, जैसे कि डायमंड है और आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है। आपका ध्यान देना, फिजिकल स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये होगा रासायनिक गुण इसका सेम हो सकता है, ठीक है। और भौतिक अवस्था, डेट मीन्स फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था क्या सेम हो सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। बोलो कैसे? तो डायमंड भी आपका सॉलिड है और आपका ग्रेफाइट भी आप सॉलिड आप देख रहे हो, तो बिल्कुल दो अपरूप का क्या हो सकता है, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था सेम हो सकता है। बट तीसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ था, आप देखो मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ था, क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकता है, मतलब भौतिक गुण सेम हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं। जैसे कि देखो वहाँ डायमंड और इसको कंपेयर किया गया था, तो देखो डायमंड क्या होता है, बहुत ही सख्त होता है, और ये जो होता है बहुत ही क्या होता है, भांगुर होता है, आराम से टूट जाता है। तो याद रखिएगा ये दो जो एलोट्रॉप है इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, डेट मीन रसायन गुण सेम है, आपका फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब भौतिक अवस्था, डेट मीन्स वो भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सेम है, बट इसका भौतिक गुण जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, दोनों का अलग है। याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम लोग फिर इतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्विकली कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो, डेट मीन्स आप सच में चीज़ों को लेके डेडिकेटेड हो, और आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही एज ए फ्यूल काम करता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और लाइक का जो बटन है, हाइप का जो बटन है, उसको भी आप लोग क्लिक कर दें, ठीक है। और कितने लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बात किया इससे। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन आपका आएगा, रिएक्शन बेस्ड भी एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आ सकता है। यहां पूछा है कि आपका वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, मतलब धोवन सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। अब हम लोग बात करते हैं जितने भी केमिकल फॉर्मूला जो पूछे गए हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, ना ही ये किसी आपको बुक में मिलेगा, ना ही कहीं आपको किसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इसमें कई दिनों का मेहनत, कई रातों का नींद त्यागा गया है, तब जाके ये आपके सामने आया, ऊपर से इस क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल में डालना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा का ही पूछा गया है, मतलब धोवन सोडा का। तो ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट, और 10 जो मॉलिक्यूल होता है इसमें वाटर का भी लगा होता है, ये है धोवन सोडा। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा गया था आप ध्यान से समझो। यहाँ से देखो पानी जो होता है दो तरीके का उसमें कठोरता आ सकता है पानी में, एक होता है स्थायी कठोरता जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, और एक होता है आपका टेम्पोररी मतलब अस्थाई, टेम्पोररी हार्डनेस
ऑफ वाटर, ये क्या है? तो ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये टेम्पोररी हार्डनेस। परमानेंट मतलब स्थायी कठोरता जब पानी में आ जाता है, ठीक है। स्थायी कठोरता मतलब समझते हो, मतलब आप क्या करोगे, उसमें साबुन लगाओगे, आप उसमें शैम्पू डालोगे, चाहे सर्फ डालोगे, झागे नहीं बनेगा, उसको बोला जाता है एकदम परमानेंट ही, ठीक है। और टेम्पोररी हार्डनेस मैं बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हार्डनेस मतलब ये समझो, कठोरता मतलब ये समझो पानी में कि आपका धो ही नहीं पाओगे कुछ, उसमें आपका झाग ही नहीं बनेगा। अब देखो इसका इससे क्या कनेक्शन, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब परमानेंट हार्डनेस आ जाएगा, परमानेंट कठोरता आ जाएगा आपका, ठीक है, पानी में, तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है वो वॉशिंग सोडा से इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करोगे? इसमें सोप डालने से काम नहीं चलेगा, साबुन उबुन, वॉशिंग सोडा से आप क्या कर सकते हो? परमानेंट हार्डनेस आप खत्म कर सकते हो। और अगर आपको टेम्पोररी हार्डनेस खत्म करना है तो याद रखिएगा, ये अगर पानी को बॉईल भी कर देते हो, बॉइलिंग भी कर देते हो, तो याद रखिएगा टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है, मतलब अस्थायी जो कठोरता होता है पानी में, उसको हम लोग बॉईल करके, गर्म करके खत्म कर सकते हैं। पर जो स्थायी वाला जो होता है उसको हम लोग वॉशिंग सोडा डाल के खत्म कर सकते हैं। अब ये समझ लो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होता है और टेम्पोररी क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, जब भी हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम का बात करेंगे, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा? सॉल्ट आ जाएगा। किस चीज का? आपका क्लोराइड का। ध्यान से एकदम समझना, क्लोराइड एंड सल्फेट। तो अगर मान लीजिए पानी में कैल्शियम क्लोराइड आ गया या कैल्शियम आपका सल्फेट आ गया, फिर से कैल्शियम क्लोराइड आ गया या कैल्शियम आपका सल्फेट आ गया, ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है? वो पानी आपका कठोर हो जाएगा। अगेन, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाए या मैग्नीशियम सल्फेट आ जाए, तो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का जब सॉल्ट आ जाता है पानी में, चाहे क्लोराइड के फॉर्म में हो चाहे सल्फेट का फॉर्म में हो, तो पानी क्या हो जाता है? वो परमानेंट कठोर हो जाता है, जिसको आपको वॉशिंग सोडा से ख़त्म करना होगा डाल के, ठीक है। और जो टेम्पोररी होता है उसमें क्या होता है? आपका सिंपल है, आपका क्या हो जाता है? उसमें बाइकार्बोनेट आ जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है? वो आपका सिंपल, यहाँ बाइकार्बोनेट आ जाएगा, याद रखिएगा बाइकार्बोनेट आ जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो पहला तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना, इससे जो रिलेशन से ये आगे क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। दूसरा जो आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपने क्या देखा? वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट और 10 उसका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया आपका बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला, ये धोन सोडा है, ये खाने वाला बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम, इसका क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। अब ध्यान से समझो, आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि बेकिंग सोडा तो है हमारे पास, बट इसको अगर हमको बेकिंग पाउडर बनाना है तो क्या इसमें ऐड करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा अगर हमारे पास है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसमें अगर टार्टरिक एसिड हम लोग मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड अगर हम लोग मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड किस में मिलता है? इमली में मिलता है, याद रखिएगा टर्मरिड में मिलता है, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था रस्ट का, तो मैंने बता ही दिया। जंक का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ? Fe2O3.XH2O होता है, ठीक है, ये होता है, ये तो पता है। उसके बाद टेबल सॉल्ट पूछ के आया था, मतलब टेबल सॉल्ट आपका लिखा हुआ था, टेबल सॉल्ट, तो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ था, कौन सा है? तो टेबल सॉल्ट मतलब होता है जो खाने वाला सॉल्ट होता है, तो उसको बोला जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। एक होता है आपका क्विक लाइम, या इसी को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, या इसी को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना बोलेगा, या बिना बुझा हुआ चूना बोलेगा, या क्विक लाइम बोलेगा, या कैल्शियम ऑक्साइड बोलेगा, तो आपको ये मारना है। याद रखिएगा, इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, दो आपको दिमाग में अभी से रखना है। पूछा जाएगा कि अगर मृदा, मतलब डेट मीन्स जो मिट्टी है, ठीक है, अगर वो बहुत ही अम्लीय हो गया है तो उसमें क्या डालेंगे? तो वो डालेंगे, ये चूना डालेंगे, क्योंकि ये क्षार का रूप होता है। तो इसमें अगर अम्लीय ज़्यादा हो गया है मिट्टी तो क्या डालेंगे? चूना, डेट मीन्स ये कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे। और अगर पूछेगा कि कोई मिट्टी बहुत ही क्षारीय हो गया है, तब उसमें उसको ठीक करने के लिए क्या डालेंगे? जिप्सम डालेंगे। और जिप्सम का फॉर्मूला आपको पूछा गया था, कैल्शियम
सल्फेट 2H2O। ये चीज़ मैं यही डील कर देता हूँ। एक पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, तो जब कैल्शियम सल्फेट को आप हीट करोगे, इसको अगर हीट करते हो तो इसमें क्या होता है, इसका डेर वाटर मॉलिक्यूल हो जो घट जाता है, और यहाँ होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो याद रखना जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है, 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ एक बार पूछ लिया था, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा मूर्ति बनाने में। वाइट कलर का जो मूर्ति होता है, चूना टाइप का जो मूर्ति होता है एकदम, और हाथ का जो प्लास्टरिंग किया जाता है, याद रखिएगा हाथ टूट जाने के बाद जो प्लास्टर किया जाता है वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है, और ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम। जब आपका मिट्टी बहुत ही क्षारीय हो जाएगा तो अब तब आप मिलाओगे आपका क्विक लाइम, और जब बहुत ही अम्लीय हो जाएगा, मतलब बहुत ही एसिडिक हो जाएगा, तब आप कैल्शियम ऑक्साइड मिलाओगे, और जब बहुत ही बेसिक हो जाएगा, बहुत ही क्षारीय हो जाएगा, तब आप उसमें जिप्सम मिलाओगे। अच्छे से याद रखना। तो ये था आपका क्विक लाइम, जिसको आप लाइम भी बोल सकते हो, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसी में जब हम लोग वाटर मिला देते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम वाटर मिला देंगे तो ये जो बिना बुझा हुआ चूना था वो बुझ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर। जो आपका है लाइम वाटर मतलब होता है चूना पानी। स्लेक्ट लाइम लिखा ही वही आया था बीपीएससी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो स्लेक्ट लाइम हो गया, या लाइम वाटर हो गया, चूना पानी हो गया, ठीक है, या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए कैल्शियम OH2 आपको याद रखना है, कैल्शियम OH2 आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका लाइम वाटर। ये क्या होता है, लाइम वाटर। अब जो एक में फॉर्मूला, एक जो 2-3 रिएक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। रिएक्शन वाला 2-3 रिएक्शन में उसको लास्ट में, अभी बस एक मेन पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, लाइम वाटर है। और एक होता है, ये होता है चूना पानी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है चूना पत्थर, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम स्टोन, ठीक है। तो लाइम स्टोन जो होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा, लाइम स्टोन पूछे दैट मीन चूना पत्थर पूछे, ठीक है, या आपको चौक पूछे, चौक CHALK, चौक पूछे, तो लाइम स्टोन पूछे, चौक पूछे, या आपको मार्बल पूछे, मार्बल। तो मार्बल पूछे, चौक पूछे, लाइम स्टोन पूछे, यानी कि चूना पत्थर बोले, सबका जो फॉर्मूला मारोगे आप कैल्शियम कार्बोनेट ही मारोगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कॉस्टिक सोडा। एक होता है कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटास। BSSC में कॉस्टिक पोटास पूछा गया था ASO वाला में। तो कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और कॉस्टिक पोटास क्या होता है, कॉस्टिक पोटास क्या होता है, तो कॉस्टिक पोटास होता है आपका KOH। तो याद रखिएगा, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉस्टिक पोटास आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट इसके और है, मैं वो आपको करवा देता हूँ पहले, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बता दिया, जिप्सम मैंने बता दिया, एक आया था जियोलाइट, ठीक है, जियोलाइट। तो इसका होता है Na2Al2, आप इसको डायरेक्टली याद रखो, इसको सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी बोला जाता है। तो Na2Al2 Si2O8.XH2O। अभी हम लोग कर रहे हैं ना, तो बहुत रिपीट होगा फिर क्वेश्चन, तो क्विक हम लोग उस समय इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है जियोलाइट का। एक आया था आपका सॉल्ट पीटर, इसको सॉल्ट पीटर भी बोला जाता है, इसको नाइटर भी बोला जाता है, इसको आपका पोटासियम नाइट्रेट भी बोला जाता है। तो जो भी आए आपको लिखना यही है, सॉल्ट पीटर, नाइटर या पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको बारूद बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो पोटासियम नाइट्रेट, नाइटर या सॉल्ट पीटर आप मारोगे KNO3, ठीक है। एक है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग रिएक्शन भी देखेंगे, विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं। तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और देखिए केमिस्ट्री का 2 आपको PDF दिया गया, एक तो फुल लेंथ PDF है जो बहुत ही सुंदरता से आपके लिए सजाया गया है, ठीक है, ये इंग्लिश में भी दिया गया है, ठीक है, साथ में क्वेश्चंस भी है। और एक है 10th का आपका NCERT वाला। इससे ज़्यादा ना आपको पढ़ना है, ना इससे ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। बाकी हम
जो भी कसर बच रहा है वो हम यहाँ आपको करवा दें, ठीक है। तो जियोलाइट का हो गया आपका, ब्लीचिंग पाउडर आपका हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको याद रखना है। और एक पूछा था एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड, और इसका पूछ लिया था एसेटिक एसिड का जो है आपका IUPAC नेम क्या होता है, तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका क्या होता है, तो CH3COOH। और यही जो होता है आपका जो सिरका होता है विनेगर में भी आपका यही मिलता है। तो इतना कुछ कुछ पूछा गया था फॉर्मूला जो अभी तक जो मैंने आपको सब यहाँ करवा दिया है, ठीक है। अब आगे कोई भी कुछ भी पूछेगा आप फटाफट आप आंसर दोगे, ठीक है। और आपका रिवीजन भी हो गया, अगर जितना भी आपका इंपॉर्टेंट वाला मैंने सब आपका रिवीजन यहाँ करवा दिया है होपफुली, ठीक है। आपका यहीं से क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का है ये है आपका सोडियम कार्बोनेट 10H2O। उसके बाद विच एसिड इज फॉर्म व्हेन मिल्क इज कर्डल्स, मतलब मिल्क जब फट जाता है तब उसमें कौन सा एसिड बनता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क में क्या मिलता है, टमाटर में क्या मिलता है, पालक में कौन सा मिलता है, कौन में क्या एसिड मिलता है। और याद रखिएगा अब फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको साथ में याद रखना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आप छोड़ दोगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिल्क में, मिल्क में लास्ट में हम लोग एक रिएक्शन वाला अलग चिपका लेंगे वीडियो इसमें, ठीक है। देखो मिल्क का अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, मिल्क में क्या है, चींटी का डंक में क्या है, ये सब वाला क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब याद रखना इसमें लैक्टिक एसिड होता है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, शुगर कौन सा होता है, शर्करा कौन सा होता है, तो लैक्टोज होता है, याद रखना। और लैक्टोज क्या है मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें दो कार्बोहाइड्रेट मिलके बना है सिंगल सिंगल, तो कौन सा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो याद रखना जो मिल्क में कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लैक्टोज। ये क्या है, तो ये आपका डाइसैकेराइड है, किससे किससे मिलके बना है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना है। अब मिल्क में कौन सा एसिड होता है, तो इसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है, तो CHO, ऐसे ही हमेशा लिखना, यहाँ 3 लिखना, यहाँ 3 लिखना, यहाँ 6 हो गया, 3 3 6। तो मिल्क में क्या मिलता है, आपका लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी खट्टा फल होता है, जितना भी खट्टा फल हो, ठीक है, जो भी खट्टा फल है जिसको हम लोग साइट्रिक क्या बोलते हैं, साइट्रिक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखो जितना भी खट्टा फल होगा उसमें क्या होगा, साइट्रिक एसिड होगा, साइट्रिक एसिड। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसमें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। CHO लिखोगे यहाँ 6 7 8, तो याद रखना ये क्या है, यह आपका साइट्रिक एसिड। उसके बाद होता है आपका एक और पूछा जाता है आपका एप्पल में, एप्पल में क्या होता है, एप्पल में, तो इसमें होता है आपका मैलिक एसिड। क्या होता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला याद करो, मैंने कैसे बताया था, तो CHO 4 5 6, ये क्या है, मैलिक एसिड। तो एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। एक होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका BPS में पूछा गया था इसका फॉर्मूला। ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है आपको याद रखना है, ये जो है स्पिनेज, स्पिनेज मतलब होता है आपका पालक प्लस आपका टमाटर, इन दोनों में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है C2H2O4, 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 C2H2O4। और याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी अगर आपका दाग धब्बा लग जाता है तो पूछा जाता है जब दाग धब्बा लग जाता है तो कौन सा ऐसा एसिड है जिसका उपयोग करके उसको खत्म किया जाता है, तो वो है आपका, उसको हटाया जाता है, तो वो है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, विनेगर, सिरका जिसको बोला जाता है। तो विनेगर में कौन सा होता है, तो ये होता है आपका एसेटिक एसिड। और इसका नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है एसेटिक एसिड का, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो ये हो गया, सिरका में मिलता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसी आपका आगे मिलेगा भी, कि कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, जो आपको ग्लास जो होता है, ग्लास पे नक्काशी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या वो ग्लास को घोल भी सकता है अपना अंदर, तो वो होता है आपका HF, ठीक है। ये ग्लास पे नक्काशी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है HF को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड,
ठीक है, और ये ग्लास इचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। और एक पूछा जाता है जो फिटकीरी जो होता है, फिटकीरी में कौन सा एसिड होता है, तो नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब पूछे गए वही बता रहा हूँ। और एक पूछा जाता है जैसे कि अचार को रखना या कुछ खाद्य पदार्थ होता है तो उसको प्रिजर्व करके रखता है, मतलब लंबे समय तक उसको अगर बिना सड़े हुए रखना है तो उसमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, तो ये है बेंजोइक एसिड। क्या है आपका, बेंजोइक एसिड। तो आपको कुछ भी पूछेगा आप बता दोगे। एक होता है लास्ट, एक और कर लेते हैं हम लोग, जिसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। तो जो भी चींटी का डंक हो गया, बोलते हैं ना चींटी डंक मार दिया, ठीक है, तो उससे आपका क्या हो जाता है, आपको जलन फील होता है, तो कौन से एसिड के कारण, फॉर्मिक, इसका फॉर्मूला HCOOH। और लास्ट एक याद रखना, कौन सा ऐसा एसिड है जो एज ए एंटीसेप्टिक का काम करता है और आंखों को धोने में भी काम करता है। बट याद रखना इन्हें की सब HCl से कभी धो लेना अपना, अक्सर बोले थे, ठीक है, खत्म हो जाओगे, ठीक है। एंड ये बहुत ही, ठीक है, लो कंसेंट्रेटेड एसिड होता है जिसको बोला जाता है बोरिक एसिड, तो आंखों को धोने के लिए यूज़ किया जाता है और ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, बोरिक एसिड। इतना क्वेश्चंस आपको यहाँ से बने हैं और यही पूछा जाएगा। जैसे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, ये कहाँ मिलता है, तो ये आपका चींटी का डंक में मिलता है। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है मैंने बताया था, ठीक है, इसका उपयोग क्या है मैंने बताया था, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर में बनाना, इमली में मिलता है। लैक्टिक एसिड का मैंने क्या बताया था, C3H3C, कैसे बताया था, CHO मैंने बताया था ना, CHO, तो 3 6 हो गया। और साइट्रिक एसिड जो है CHO लिखोगे, यहाँ 6 7 यहाँ 8, ठीक है, साइट्रिक एसिड। तो जो भी बताया हूँ आपको एकदम याद रखना है, यही से क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। एक बार मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी थोड़ा शुरू में हम लोग समझा ले रहे हैं क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं ये समझने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इसको फटाफट कर लेंगे फिर। विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का को खट्टा फल जितना भी होता है इसको हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। विटामिन सी से कमी से एक्सोर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एक्सोर्बिक, क्या बोल रहा हूँ देखो विटामिन सी का जो नाम है वो है, इसका केमिकल नेम एक्सोर्बिक एसिड, ठीक है। इससे कौन सा बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी होता है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, तो जितना भी आपका खट्टा फल है मतलब साइट्रस फ्रूट में मिलेगा, मतलब खट्टा फल मतलब साइट्रिक एसिड, ठीक है, CHO 6 7 8, ठीक है, याद रखना। तो इसमें खट्टा फल कहाँ दिया हुआ है, ऑरेंज हो जाएगा। बाकी विटामिन बहुत डिटेल में हम लोग ने बायोलॉजी में किया है, तो उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, 42 मिनट हो गया। अब समझ जाओ आप लोग क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर बुक ही नहीं उठाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है, रेडियोधर्मिता से। अब इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल तरीके से भी पूछ लिया है, बेसिक वाला भी पूछ लिया है, सब हम लोग डील करेंगे। देखो यहाँ पूछा है कि रेडियोधर्मिता पदार्थों के भंडारण कंटेनर किस धातु से बने होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, लीड, आयरन, कॉपर। अब देखो हम लोग यहाँ लिखते हैं रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है इससे कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता जो था इसका आविष्कार कौन किया था, तो आपको याद रखना है हेनरी बेक्यूरेल। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किसने किया था, तो आपका हेनरी बेक्यूरेल। थोड़ा सा कंसेप्ट आप ये समझो कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है। कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट, अगर उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो केंद्रक है, अगर वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है, तब क्या होता है, वो रेडियो एक्टिविटी वहाँ होने लगता है, रेडियोधर्मिता होने लगता है। उसके बाद उसे अल्फा, बीटा, गामा जो है बाहर निकलने लगता है, याद रखिएगा। तो ये जो हेनरी बेक्यूरेल है इसने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया था। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो रेडियो एक्टिविटी को जो नापा जाता है किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, तो उसको बोला जाता है GM काउंटर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसको बोला जाता है गीगर मुल्लर काउंटर, GEIGER, गीगर मुल्लर काउंटर, याद रखना। तो GM काउंटर या गीगर मुल्लर काउंटर से क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी को नापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा है कि स्टोरेज के लिए, मतलब अगर रेडियोधर्मिता पदार्थों का अगर भंडारण करना है तो किस चीज़ में करोगे, तो उसको बोला जाता है PB, उसका सिंबल है, और उसको बोला जाता है लीड। एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा जाता है, जैसे कि रेडियोधर्मिता होता है, ठीक है, और जो भी चीज़ें जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डीके होता है, क्षरण होता है, ठीक है,
तो आखिरी जो रेडियो एक्टिविटी खत्म होने के बाद, रेडियोधर्मिता खत्म होने के बाद बचता क्या है, तो याद रखिएगा उसका भी आंसर लीड ही होगा, सीसा ही होगा। तो किस में रखा जाता है, तो सीसा में रखा जाता है। जब रेडियोधर्मिता खत्म हो जाता है तो आखिरी प्रोडक्ट, आखिरी उत्पाद क्या बचता है, तो वो भी लीड। ये दोनों क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, जब रेडियो एक्टिविटी होगा तो निकलेगा अल्फा, दूसरा निकलेगा बीटा और तीसरा निकलेगा गामा। अब ध्यान से समझना, जब भी कोई भी एलिमेंट है, मान लो x कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं z, यहां मैं लिखता हूं a क्या है आपका परमाणु संख्या। अब जो यहां कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया उसको ध्यान से समझना, ये आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब जब भी कोई अगर अल्फा इससे निकलता है, ठीक है, अगर इससे अल्फा निकला, कोई भी एक एलिमेंट है, ये मैं लिखता हूं a, मतलब ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, मतलब परमाणु संख्या है, और z क्या है आपका, ये मास नंबर है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व से अगर अल्फा निकला है, अल्फा डिके हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसका जो मास नंबर है वो 4 से कम जाएगा और एटॉमिक नंबर है जो 2 से कम जाएगा। डेट मीन्स ये x जो रहेगा आपको याद रखना है, ये x जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा z-4 और नीचे हो जाएगा a-2। अच्छे से याद रखना। वही अगर ये बीटा रहा, अगर ये बीटा रहा तो बीटा में क्या होगा, याद रखिएगा आपका जो मास नंबर में है कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन मास नंबर में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो 2 से बढ़ जाएगा। और अगर वो गामा है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि गामा पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। याद रखना, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। आप बोलोगे तो सर फिर अल्फा और बीटा पे, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा जो रे होता है, ठीक है, उसमें कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखिएगा +2 चार्ज होता है। +2 चार्ज होना मतलब इक्वल टू क्या, इक्वल टू हेलियम न्यूक्लियस। ये सब क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि जो अल्फा जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, तो +2 चार्ज होता है। किसके इक्वल होता है, तो हेलियम का जो आपका केंद्रक है, तो हेलियम मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का जो केंद्रक होगा उसमें क्या होगा, 2 प्रोटॉन होगा। 2 प्रोटॉन मतलब 2 चार्ज है। इसीलिए बोला जाता है कि जो अल्फा का जो चार्ज होता है वो +2 चार्ज होता है और इक्वल टू हेलियम न्यूक्लियस, इक्वल टू आपका हेलियम का केंद्रक का जैसा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा आपका आयोनाइजेशन पावर किसना, आयोनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा किसका है, तो याद रखिएगा हाईएस्ट आयोनीकरण क्षमता, आयोनाइजेशन जो है आपका अल्फा का ही होता है। याद रखिएगा अल्फा का होता है, ठीक है। इसका डिस्कवर किसने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने आपका किया था। इसका डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। वहीं अगर मैं बीटा का बात करता हूँ, ठीक है, पूरा बीटा का अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चार्ज क्या होगा, तो याद रखिएगा -1 चार्ज होता है, मतलब -e मैंने लिखा है, एक माइनस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ +2 चार्ज होता है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा जो आपका जो बीटा में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा। और इसका जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है, ठीक है। और इसका भी डिस्कवर किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, याद रखिएगा। अब जो गामा होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। बट याद रखिएगा पूछा जाएगा अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है, पेंट्रेटिंग पावर, ठीक है, भेदन क्षमता हाईएस्ट इसका जो पेंट्रेटिंग पावर होता है, पेंट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता जो होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका जो डिस्कवर किया था पॉल विलार्ड ने किया था, पॉल विलार्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाए इसको पॉल विलार्ड ने किया था और इन दोनों को, ठीक है, आपका अल्फा और बीटा को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और याद रखिएगा अल्फा और बीटा एक रेज है, ये किरणें हैं। बट जो गामा जो है ये क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस, ये बस रेज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रेज हो सकता है, ठीक है, आपका ये सिर्फ रेज है, ये किरणें हैं। बट ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें एक पे +2 पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें 1 एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से याद रखना, ये दोनों जो होगा अल्फा चाहे बीटा, अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, डेट मीन्स
आपका विद्युत क्षेत्र बोल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये दोनों को क्या होगा, ये रेज क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसमें विक्षेपण देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज है। बट अगर हम लोग गामा रेज को या गामा जो वेव है अगर इसको हम लोग रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो कैसे होगा, ना अट्रैक्ट करेगा उसको, ना उसको अपोज करेगा, तो इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। ये जो जो कंसेप्ट मैंने समझाया है, इसी से जितने आगे क्वेश्चंस रहेंगे इसी से रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि चीनी का विलय, ठीक है, चीनी का विलय विद्युत का खराब संवाहक है। वाई शुगर सोल्यूशन ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए, जो आपका जो आपका चीनी है, चीनी, ठीक है, तो चीनी जो है बेसिकली वो आपका क्यों आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। सबसे पहले याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, ये इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करेगा जब इसमें आयन आएगा, आयन, ठीक है, आयन आएगा। जैसे कि देखो, एसिड होगा तब वो कर सकता है, तो बोलोगे सर कैसे, जैसे कि HCl है तो ये दो भागों में टूट जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, आयन आ गया। चाहे मान लो वो बेस है, बेस है मतलब क्षार है, तो मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो ये Na प्लस OH माइनस में टूट सकता है। मान लो जो कि वो सॉल्ट है, लवण है, NaCl है, ये भी कैसे टूट सकता है, Na प्लस Cl माइनस। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई एसिड आ जाता है, अगर कोई बेस आ जाता है, या कोई आपका एक लवण आ जाता है, मतलब क्षारीय हो, ठीक है, अम्लीय हो, क्षारीय हो या लवण हो, अगर उसको आप मिला देते हो पानी में, शुद्ध पानी में, डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है, तो क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा, क्योंकि वो आयन फॉर्म करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आयन फॉर्म करे। मैं और अंदर नहीं घुस रहा हूँ, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसका अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी बस इतना ही याद रखिएगा, तीनों एसिड आ जाए, बेस आ जाए या NaCl आ जाए तो ये हो जाएगा। जैसे कि देखो, बोलेगा नींबू का रस रख दे, तो क्या ये होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, क्योंकि वो क्या है, नींबू का रस भी क्या है, एक क्या है, एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, एसिड में खतरनाक एसिड नहीं है, ठीक है, आपका बहुत ही पावरफुल एसिड नहीं है, पर एसिड है वो, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो ये क्यों इस नहीं करता है, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, वाई शुगर सोल्यूशन ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट प्रोड्यूस आयन, क्योंकि ये आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस है इसका मैंने इवन शॉर्ट नोट्स भी लगा दिया है यहाँ, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, मैन वाला में, ठीक है, ऐसे। बाकी अभी समझ लो। देखिए, हेबर प्रोसेस जो होता है, क्या बोला आपका, हेबर प्रोसेस। देखिए, हेबर प्रोसेस जो होता है, यहाँ पूछा है हेबर प्रोसेस का प्रक्रिया, ठीक है, मतलब जो हेबर प्रोसेस में आपका उत्प्रेरक के रूप में क्या क्या यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया है, उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक पे स्पेशली क्वेश्चंस भी आता है, तो उसका मैंने स्पेशल नोट्स आपको लगा दिया है, ठीक है। देखिए, उत्प्रेरक का सबसे बड़ा काम होता है कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रक्रिया को फास्ट कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेबर प्रोसेस हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, हेबर जो मेथड होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एमोनिया बनाने में। सबसे पहले आप यही याद रखना, एमोनिया बनाने में। और इसमें जो कैटलिस्ट का जो उपयोग किया जाता है, उत्प्रेरक का जो उपयोग किया जाता है, वो होता है आपका, क्या होता है, जल्दी से बताइए, प्लेटिनियम होता है, आयरन होता है, क्या होता है, तो इसमें होता है आयरन का चूर्ण। देखिए, एक बार हम लोग सबसे यहाँ पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेबर किससे क्या बनता है, यहाँ से पूछा जाएगा एक न एक होता है हेबर मेथड। इसमें क्या होता है, तो एमोनिया बनाया जाता है। एमोनिया के बनाने के लिए एमोनिया का फॉर्मूला NH3। इसमें कैटलिस्ट किसका यूज़ किया जाता है, मतलब उत्प्रेरक, आयरन का पाउडर या सिर्फ आयरन लिखा हुआ भी आ सकता है। तो हेबर प्रोसेस, मेरे साथ बोलो, हेबर प्रोसेस का यूज़ क्यों किया जाता है, तो आप बोलोगे सर एमोनिया का प्रोडक्शन के लिए, NH3 बनाने के लिए, NH3 बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, तो आयरन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट मेथड, या बोलेगा कॉन्टैक्ट जो प्रक्रिया होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कॉन्टैक्ट प्रक्रिया का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सल्फरिक एसिड बनाने के लिए, सल्फरिक एसिड बनाने के लिए। और इसमें उत्प्रेरक का रूप में पहले प्लेटिनियम यूज़ करते थे, बट आजकल वेनेडियम पेंटाऑक्साइड करते हैं। तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं। एक है डिक्कन प्रक्रिया, क्यों होता है डिक्कन जो मेथड, उसका क्यों, तो क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिक्कन मेथड यूज़ करते हैं। क्लोरीन गैस का बनाने के लिए डिक्कन मेथड यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है आपका उत्प्रेरक के रूप में, तो क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ किया जाता है।
एक पूछा जाता है बेसमर, बेसमर प्रक्रिया किस लिए यूज होता है, तो स्टील बनाने के लिए आपका बेसमर प्रक्रिया यूज किया जाता है। और एक पूछा जाता है कि जो आपका वेजिटेबल घी है, ठीक है, वेजिटेबल घी है उसका बनाने के लिए, मतलब वेजिटेबल घी बनाने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो हमने आपको बताया था कि वेजिटेबल ऑयल होता है। तो वेजिटेबल ऑयल को क्या किया जाता है, इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हीट किया जाता है, और जो इसमें कैटलिस्ट लिया जाता है ये लिया जाता है निकल का, ठीक है। और ये जो वेजिटेबल घी है इसको वेजिटेबल ऑयल जो है इसको वेजिटेबल घी में बना दिया। यही वेजिटेबल घी को डालडा भी बोला जाता है, जो कि सैचुरेटेड फैट होता है और ये ट्रांस फैट भी होता है इसमें, ठीक है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो हाइड्रोजनेशन मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, तो वेजिटेबल घी बनाने के लिए। इसमें उत्प्रेरक क्या है, तो निकल है, याद रखिएगा, सब पूछा जाएगा। अब एमोनिया का बात कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा इसमें यौगिक है जो बहुत ही घुलनशील होता है पानी में, याद रखिएगा एमोनिया बहुत ही घुलनशील होता है, हाईली सोल्यूबल होता है पानी में, क्योंकि पानी के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एमोनिया जो है ये हमारा जो आपका जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी में भी बनता है एमोनिया। तो एमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है, तो याद रखिएगा लीवर। ये एमोनिया क्यों, क्योंकि एमोनिया बहुत ही पॉइजनस होता है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसको सूंघोगे तो भी वो भी बहुत हानिकारक होता है। तो हमारे बॉडी में जो एमोनिया बनता है उसको यूरिया में कौन चेंज करता है, तो NH3 करता है, आप ये लीवर करता है, आपको अच्छे से याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ यूरिया का बात चला है तो मैं अच्छे से बता दूँ, इसका फॉर्मूला पक्का याद रखना, ठीक है। इसको है CO, यहाँ लिखना NH2, ये पूछा गया है NH2, ठीक है, इधर NH2 है, इधर NH2 है, अब बीच में CO है, ये क्या है, ये यूरिया का फॉर्मूला है, याद रखना। और क्वेश्चन यहाँ एक यूरिया से और पूछा गया था कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था, तो यूरिया जो है सबसे पहले आपका लैब में भी बनाया गया था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। तो CO हो गया, NH2, यहाँ भी NH2, ये यूरिया का है, याद रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोला जाता है, ये तेजाब जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड को, इसको अम्ल राजा भी बोला जाता है। एसिड मतलब केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल का राजा किसको बोला जाता है, या एसिड का राजा किसको बोला जाता है, तब आप सल्फ्यूरिक एसिड ही मारोगे, याद रखिएगा। बैटरी का जो कार होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो आप याद रखोगे ये आपका H2SO4 ही होता है। यहाँ क्लोरीन गैस अच्छे से याद रखिएगा, जो कैल्शियम, जो हमने बताया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि क्या है, विरंजक चूर्ण, जिसको बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में जब वाटर मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है, ये भी चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जो आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, टोटल 11 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है, बस आप शांतिपूर्वक आप देखते जाइए, ठीक है। और अब जो होगा ना आप थोड़ा फास्ट भी होगा, बोलो क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, फिर जहाँ समझाने वाला बात आएगा वहाँ समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन डिजोल्व ग्लास, ग्लास को कौन आपका घोल सकता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हमने आपको बताया है वो है आपका HF, डेट मीन्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HCl आपको मैंने आपको बताया है बहुत ही पहले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूरिएटिक एसिड। आपको पूछा गया है एग्जाम में कि विच एसिड इज नॉन एज, कौन सा एसिड है जिसको हम लोग म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, ये जो है HCl जो है आपका कहाँ मिलता है, आपका अमास, मतलब जो आपका पेट जो है, स्टोमक जो है, ठीक है, अमाशय में आपका मिलता है, आपको अच्छे से याद रखना है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। और H2SO4 मैंने अभी बताया था सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, बैटरी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम ऊपर डील कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि बेसिकली पूछा क्या जाए, ब्रह्मांड डेट मीन्स यूनिवर्स। देखिए तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे भर भर के क्वेश्चंस आपके पूछे गए अगर आप पेपर उठाओगे तो। बाकी अगर आप पढ़े नहीं हो तो फिर तो इसका कोई, हम इसका क्या ही बोले, बट अगर आपने चीज़ों को कर रखा है, अब देखिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना करके जाना। देखो हाइड्रोजन का सबसे पहले याद रखना, इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश।
किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। दूसरा आपको पूछा जाता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? इन द होल यूनिवर्स कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा कोई एलिमेंट आपका पाया जाता है तत्व, वो है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट जितने क्वेश्चंस आज तक पूछे गए मैं सब करवा दे रहा हूं, ठीक है। यूनिवर्स में हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, फ्यूचर फ्यूल। तो आप क्या बोलोगे? फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन। तो ये बोला जाता है हाइड्रोजन को। यही क्वेश्चंस अगर आपको चेंज कर दें कि विच मेटल इज नॉन एज आपका फ्यूचर मेटल, विच मेटल इज नॉन एज फ्यूचर मेटल, मतलब कौन सा भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? तो बोलोगे टाइटेनियम। क्या बोलोगे? टाइटेनियम बोलोगे। अगर धातु पूछ ले कि भविष्य का धातु किसको कहा जाता है, तो टाइटेनियम। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन। अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा तत्व है, आपका दरोगा का क्वेश्चन है, प्री में आया था, आई थिंक मेंस में या प्री में था 1275, कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हर एसिड में पाया जाता है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। चाहे आप HCl देख लो, देखो HCl लिखे, HNO3 लिखे, हर जो भी एसिड होगा उसमें आपका हाइड्रोजन मिलेगा। एक बिहार पुलिस में क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा गैस है, ये आपका केमिस्ट्री का आपका जो NCERT जो क्लास 10 है उसका नोट्स में भी ये सब आपको मिल जाएगा। क्लास 10 से उन्होंने उठाया था, ठीक है। देखो तो हाइड्रोजन आपको याद रखना है, और याद रखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है जो आपका हर एक एसिड में पाया जाता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन, वो है आपका हाइड्रोजन, वो है आपका हाइड्रोजन। और अगर आपको पूछे कि कौन सा ऐसा, ठीक है, ये तो आपका हाइड्रोजन हो गया, आपको याद रखना है। भविष्य का ईंधन हो गया, आपको याद रखना है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है? कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, मतलब अगर इसका 1 ग्राम जलाओगे तो कोई भी आपका जीवाश्म हो, ईंधन हो, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपका देगा वो आपका हाइड्रोजन ही देता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और आपका जो बिहार पुलिस में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, कि जब वो जलता है, क्या मैंने बोला कि कौन सा ऐसा गैस है जब वो जलता है तो पॉप का साउंड आता है? तो पॉप के साउंड से जो जलता है वो है आपका हाइड्रोजन। पॉप करके इसका साउंड आता है तो क्या है? वो है आपका हाइड्रोजन। आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पूछा था कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो बोलोगे आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे, वो बोलोगे आप हाइड्रोजन। बट अगर आपको पूछेगा कि भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछेगा भूपर्पटी और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप बोलोगे O2, डेट मीन्स ऑक्सीजन। भूपर्पटी पे, अर्थ क्रस्ट पे। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। और अभी आपके आगे आप क्वेश्चन देखोगे, दरोगा में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अर्धचालक है जिसको सोलर पैनल बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन को। और सिलिकॉन क्या है? तो ये एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। और यहीं से एक क्वेश्चन आप फिजिक्स में देखोगे, जब हम लोग फिजिक्स का सॉल्व करेंगे, क्या देखिए, एक होता है धातु, कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ, ये दोनों से पूछा गया। एक है धातु, डेट मीन्स मेटल, और एक है सेमीकंडक्टर, मतलब अर्ध धातु। हमेशा याद रखना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल में क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी घटेगा। ये अगेन फिर से मेरी बातों पे ध्यान, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल में जो इसका कंडक्टिविटी होता है, चालकता जो होता है, इसका घटेगा। बट अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में चालकता बढ़ जाता है। दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ इसमें कंडक्टिविटी बढ़ता है आपका सेमीकंडक्टर में, और आपका मेटल में क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका कंडक्टिविटी घटता है। याद रखिएगा, इसमें चालकता घट जाएगा, इसमें चालकता बढ़ जाएगा। कब? जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। और सेमीकंडक्टर सोलर पैनल में हम लोग यूज़ करते हैं बनाने में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। तो सबसे ज़्यादा जो भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन यहाँ फिर चेंज कर दिया उसने। क्या किया? उसने ये बोला कि भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा मेटल, धातु कौन सा पाया जाता है, तो धातु अगर बोलेगा तब होगा एल्यूमिनियम। और जब अगर पूछेगा एलिमेंट, अगर पूछेगा कौन सा आपका तत्व, देखो तत्व मतलब होता है एलिमेंट,
मेटल मतलब होता है धातु, तो अगर मेटल रहेगा तो मारोगे एल्यूमिनियम, बट अगर आपका एलिमेंट पूछेगा तो तब मारोगे आप ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आपका आया? ठीक है, समझ में आया ना? अब यहाँ से एक चीज़ मैं और करवा देता हूँ क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में हीलियम दिया हुआ है। ठीक है, हीलियम दिया हुआ है। याद रखिएगा जो भी गोताखोर होते हैं, गोताखोर तो पीछे क्या रखते हैं, अपना सिलेंडर रखते हैं, तो वो आपको याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ पूछा जाता है कौन सा गैस वो मिक्स करते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के साथ जो वो मिक्स करते हैं वो है आपका हीलियम, वो है आपका हीलियम, वो है आपका हीलियम। और हीलियम से एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है। सबसे पहला देखो हीलियम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बैलून में जो भरा जाता है गैस वो कौन सा है, हीलियम, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, अक्रिय गैस है जिसके बाहरी वाला जो कक्ष है उसमें सिर्फ 2 आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यही एक ऐसा अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, 0 ग्रुप का गैस है। अगर मुझसे पढ़े हो तो दिमाग में जा रहा होगा, जो 18वां ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप बोलते हैं। 18वां नंबर का जो ग्रुप होता है आपका पीरियोडिक टेबल में, इसमें सब अक्रिय गैस होते हैं जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। इसमें एक ही हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, ठीक है, जिसका बाहरी परत में सिर्फ 2 क्या होता है, आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और इसको क्या करता है, गोताखोर लोग जो होता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के ले जाता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो और एक चीज़ याद रखो, अगर पूछेगा कि वायु जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वातावरण है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। और यही क्वेश्चन एक बार और चेंज कर लिया था, 2 क्वेश्चन यहाँ बनाया था। एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, बट कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस याद रखना, कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो अच्छी मात्रा में आपका कहाँ पाया जाता है, आपका इवन परसेंटेज भी आई थिंक पूछ लिया था कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ आर्गन फाउंड इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो आपका क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर में मिलता है, और वो है 0.93%, वो है आपका आर्गन। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ से हमने बता दिया जो आपको पूछा गया। ये सिंपल सा क्वेश्चंस था जिसको मैंने डिटेल में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट, ठीक है, कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया। एक क्वेश्चन है यहाँ, अगेन ये समझने वाला है, ठीक है। हाँ चलो, ये सिंपल है कि पानी की कौन सी विशेषता, ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी है, मतलब कौन सा ऐसा पानी का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो मेनली दूसरों में नहीं होता है। सबसे पहले है इसका लोअर डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था में घनत्व कम होता है, ठीक है। इसका ओपेसिटी, इसका पीएच या इसका हाई कंडक्टिविटी। देखो अगर हम लोग वाटर का बात करते हैं H2O, ठीक है, फॉर्मूला है इसका H2O। सबसे बड़ा इसका प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा यौगिक है, ध्यान से, ये एक ऐसा यौगिक है, ठीक है, जिसका सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था के कंपेयर में, सॉलिड स्टेट के कंपेयर में, ठीक है, लिक्विड में इसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। देखो कैसे, जैसे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है, तो घनत्व मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर आप देखोगे, ठीक है, लिक्विड स्टेट में इसका ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर पानी है, पानी के ऊपर आइस तैरता रहता है, आइस तैरता है ना, तो देखो आइस तैरता है मतलब क्या हुआ, अरे आइस भी तो सॉलिड ही है ना, मतलब इसी का ना सॉलिड रूप है, H2O का ही ना सॉलिड रूप है, और पानी पे तैर रहा है, मतलब क्या, याद रखिएगा ये एक ऐसा यौगिक है जिसका सॉलिड स्टेट जो होता है, ठोस अवस्था जो होता है, उसका घनत्व जो होता है कम रहता है उसके लिक्विड स्टेट से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद याद रखिएगा इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दूसरा, तीसरा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लिक्विड है, कौन सा ऐसा तरल पदार्थ है जिसका स्पेसिफिक हीट, अगेन फिर से स्पेसिफिक हीट मतलब होता है विशिष्ट ऊष्मा, तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसका जो विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखना विशिष्ट ऊष्मा जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वो वाटर का ही होता है आपका सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम इसका क्या होता है, आपका स्पेसिफिक इसका हीट होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कितना होता है, तो 4.8, ठीक है, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये भी याद रखना कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का, तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे सर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो याद रखिएगा
कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका 1 ग्राम, 1 यूनिट या 1 ग्राम, ठीक है, सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जो हीट लगता है उसको ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। सिंपल मान लो मैं आपको खड़ा कर देता हूँ, आपका बॉडी का कुछ भी टेम्परेचर है और आप मान लीजिए कि 1 यूनिट में माना हूँ या आपका पूरा बॉडी को मैं मान लेता हूँ कि 1 ग्राम है, ठीक है। आपका पूरा बॉडी का जो भी टेम्परेचर था, मान लीजिए आपका 37 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब 37 डिग्री सेल्सियस से मुझे 38 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जितना मुझे आपके बॉडी में हीट देना पड़ रहा है वही है आपका स्पेसिफिक हीट। आ गया समझ में? चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो वाटर का आणविक भार एक बार पूछ लिया था, आणविक भार कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो याद रखिएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, इसका आणविक भार है। तो ये चीज़ आप वाटर से इतना बस आप यहाँ से याद रखिए। इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी था जो मैंने आपको समझाया वो भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये 15 हम लोग क्विक करेंगे क्योंकि पीएच वाला हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। पिछला वाला बायोलॉजी वाला वीडियो देख लीजिएगा कि मूत्र का पीएच कितना होता है, 6 होता है। पीएच किसका क्या होता है ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मेलिएबल, डक्टाइल मतलब होता है तन्यता, ठीक है, तन्यता, और मेलिएबल मतलब होता है आपका आघातवर्णीय। अब इन दोनों में समझ लो कि मतलब क्या है इसका। देखो, आघातवर्णीय मतलब होता है आपका, और तन्य मतलब आघातवर्णीय मतलब होता है, मेलिएबल मतलब मार मार के, मेलिएबल मतलब मार मार के। तो किसी भी धातु को मार मार के एक चपटा सीट बना, चादर बनाने को जो क्रिया होता है उसको मेलिएबल बोलते हैं। और डक्टाइल मतलब किसी भी धातु को घींच घींच के लंबा तार में बनाने की प्रक्रिया को आपको डक्टाइल। तो डक्टाइल आपको तार बनाना, मेलिएबल चादर बनाना। तो पूछा है कि कौन सा ऐसा धातु होता है जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी शो करता है, गुण शो करता है आपका आघातवर्णीय का भी और तन्य का भी, मतलब सबसे ज़्यादा वो डक्टाइल भी और सबसे ज़्यादा मेलिएबल भी है। ये सबको पता होगा। इसका जो सही आंसर है ये है आपका गोल्ड, ये है आपका गोल्ड। गोल्ड का सिंबल जितना है सब याद कर लेना, सिंबल से क्वेश्चंस रहते हैं, मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। तो गोल्ड का जो सिंबल है वो है आपका 79। क्या है आपका गोल्ड का जो सिंबल है वो है आपका 79। आपको याद रखना है कितना है, 79। गोल्ड का सिंबल कितना है आपका 79, याद रखिएगा। अब जो जो इससे क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा। सबसे पहले गोल्ड का सिंबल AU, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79। सबसे ज़्यादा ये मेलिएबल है, मतलब ये आघातवर्णीय है, प्लस सबसे ज़्यादा ये डक्टाइल है, मतलब इसको बहुत ही पतला पतला चादर में बनाया सकता है और लंबा लंबा तार भी इसका बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। अब जो प्योर जो गोल्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही नरम होता है। तो पूछा जाता है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूती देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हमेशा याद रखना जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, बट जो सोना बनता है उसमें 18 कैरेट ही होता है। मतलब जो भी आप सोना मेनली देखते हो उसमें 75% ही गोल्ड होता है, बाकी 25% कॉपर रहता है उसको मजबूती देने के लिए। तो ओरिजिनल गोल्ड जो होता है कितना, तो 24 कैरेट, जो बनता है वो 18 कैरेट, बाकी उसमें कॉपर मिलाया जाता है। और कॉपर से मैंने क्या बताया था, Cu, अच्छे से याद रखना कॉपर से। और ये पहला ऐसा मेटल था जो मनुष्य ने यूज़ किया था। पूछा पहला ऐसा मेटल जो मनुष्य ने यूज़ किया था, कॉपर। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो प्योर फॉर्म जो गोल्ड रहता है वो कितना, 24 कैरेट का। और याद रखिएगा इसको नापा किससे जाता है, तो हॉलमार्क से। हॉलमार्क मतलब आपको गोल्ड का शुद्धता को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब गोल्ड से इसका आयसक पूछा था, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा था, एक पूछ दिया था सिल्वर नाइट, तो मैक्सिमम लोग ने इसको सिल्वर मार दिया था। सिल्वर नाइट और कैल्वराइट। मैंने कैसे याद करवाया था भाई, सोना पहनने के लिए तुम्हारे पास क्लेवर होना चाहिए, क्लेवर है तुम्हारे पास ना, क्लेवर होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्वराइट एंड सिल्वरनाइट, कैल्वराइट एंड सिल्वरनाइट और कैल्वराइट जो है ये किसका ऐसा कि एक्सरसाइज में पूछा गया था, सिल्वरनाइट पूछा गया था, सब लोग ने सिल्वर मारा था, याद रखिएगा ये गोल्ड का है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो फ्री अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, वो है आपका गोल्ड, AU, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सिल्वर और उसके बाद प्लेटिनियम, उसके बाद कॉपर। ये पक्का याद रखना, 4, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और कॉपर।
ये 4 ऐसे एलिमेंट है, ऐसे और भी मिलते होंगे बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और आपका कॉपर आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब मुक्त अवस्था में मिलता है, ठीक है। अब देखो गोल्ड से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे गए जो मैं आपको करवा देता हूं, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक पूछा जाता है कि गोल्ड को कौन घोल सकता है, तो एक होता है एक्वा रीजिया। क्या होता है? एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया। अब ये क्या है, तो 3:1 के रेशियो में आपका कंसंट्रेटेड मतलब सान्द्र, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl और HNO3। तो याद रखिएगा 3 यूनिट अगर हम लोग HCl लेंगे और 1 यूनिट अगर HNO3 कंसंट्रेटेड होगा, सांद्र होगा, ठीक है। तो HCl और HNO3 3:1 के रूप में मिलाएंगे तो एक्वा रीजिया बनेगा। और एक्वा रीजिया में क्या होता है, गोल्ड सोनार लोग जो है चोरी करते हैं। कैसे चोरी करेंगे सोनार लोग, ठीक है। तो सोनार लोग ऐसे ही चोरी करते हैं, क्या करते हैं, एक्वा रीजिया में घोल देगा तो आपका आधा सोना जो है झड़ जाएगा। उसको बोलता है ना, अरे मेरी मम्मी बोल रही थी लगता है सोना झाड़ लिया है, ठीक है। तो वो ऐसे ही झाड़ लेता है उन लोग, ठीक है। बाकी आप सिल्वर से याद रखिएगा सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट करना मतलब विद्युत को पास करने के लिए सबसे अच्छा धातु कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप बोलिएगा सिल्वर जो है बेस्ट होता है। इसका आपको ऐसा कि याद रखना, एक है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, और याद रखना इसको सिंबल लिखते हैं AG, एस से नहीं लिखते हैं, और इसका परमाणु संख्या होता है 47, ठीक है। अर्जेंटाइट और एक होता है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, तो हॉर्न सिल्वर तो डायरेक्टली लिखोगे AgCl से लिखते हैं, Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, और अर्जेंटाइट Ag2S, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, थोड़ा दिमाग में रखना। हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइट ये किसका आयसक है, तो अर्जेंटाइट को Ag2S और हॉर्न सिल्वर को AgCl, ठीक है। किसका आयसक है, सिल्वर का है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे, चलिए। ऐसे आयसक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका ये जो है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, तो कोरंडम होता है, फेल्ड्स्पर होता है, ठीक है। उसके बाद क्रायोलाइट होता है, ठीक है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम, फेल्ड्स्पर, क्रायोलाइट, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और एक जो बॉक्साइड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भी मैं समझा रहा हूँ इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आया हुआ था, ठीक है, कि समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। अब ध्यान से समझना, समान परमाणु, ठीक है, संख्या लेकिन विभिन्न न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे ही बोलेगा न्यूट्रॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, जैसे ही न्यूट्रॉन अलग है ये क्या हो जाएगा, आपको आइसोटॉप हो जाएगा। आइसोटॉप देखो, ये आपका आइसोटॉप, ठीक है, आइसोटॉप हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक होता है आपका आइसोटॉप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक, और एक होता है आइसोबार जिसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। तो आइसोटॉप और आइसोबार देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। तो हमेशा याद रखिएगा आइसोटॉप मतलब होता है कोई भी एक ही तत्व के, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म होंगे, जिसमें जो फॉर्म जो होगा उसमें आपका उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। मैं एग्जांपल समझाऊंगा, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। नंबर ऑफ, देखो जितना प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या मतलब क्या, उस एटम में कितना प्रोटॉन है, ठीक है, और जितना प्रोटॉन होगा सिंपल है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई भी, जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है, कोई भी आपका परमाणु, ठीक है, जिसमें उसका एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स प्रोटॉन सेम है, या उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सेम मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं पूछूंगी किसी भी तत्व का, आप कैसे बताओगे कि उसका
एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन देख के बताएंगे। और जितना प्रोटॉन होगा किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटम में, ठीक है, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो सिंपल है, एटॉमिक नंबर आपको आइसोटॉप मतलब ऐसे एलिमेंट का एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, यानी कि उसका प्रोटॉन सेम होगा, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा, बट डिफरेंट उसका क्या होगा, उसका न्यूट्रॉन होगा। अगर न्यूट्रॉन डिफरेंस होता है मतलब उसका क्या होगा, मास नंबर भी डिफरेंस होगा। मतलब एटॉमिक आइसोटॉप मतलब वो एटम्स होंगे, ठीक है, जिसमें उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर मास नंबर डिफरेंस होगा, ठीक है। या इस तरीके से कह सकते हैं जिसका प्रोटॉन तो सेम होगा बट उसका न्यूट्रॉन अलग होगा। आप देखो कैसे मैं इसका बताता हूं। देखो जैसे कि हमने कार्बन का अगर हम लोग मान लेते हैं, हाइड्रोजन का भी मान सकते हैं, जैसे कि 12C, ये सब आइसोटॉप है, ठीक है, ये सब आइसोटॉप है। देखो 12 सब कार्बन का ही है, ठीक है, आइसोटॉप है। 12C6, 13C6 और 14C6। यहाँ से एक चीज़ और बताऊंगा जिससे न्यूमेरिकल बनता है। देखो ये आपका प्रोटॉन बताता है कितना प्रोटॉन है, तो सब में देखो 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, ये भी चीज़ आपको पता है, ठीक है। और ये जो है ये तो एटॉमिक नंबर दिखाता है, ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर, और ये क्या दिखाता है, मास नंबर। मास नंबर मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर मतलब आपका परमाणु संख्या। तो ये जो मास नंबर है ये दिखाता है मास नंबर। और एक चीज़ आपको याद रखना है, मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब ये न्यूक्लियस के जो अंदर रहता है उसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलते हैं, और यही आपका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या आपका होता है। तो अगर आपका किसी का मास नंबर अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि देखो ये 12C, ये मैं एक और करके दिखाऊंगा, 12C6 दिया हुआ है, तो ये मास नंबर कितना है, 12 है, तो मैंने 12 यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्रोटॉन किसको देखते हैं, ये वाला प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन मैंने यहाँ लिख दिया 6 है, तो न्यूट्रॉन मेरा निकल जाएगा। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, यहाँ मेरा 6 आ जाएगा। तो देखो इसमें न्यूट्रॉन 6 आएगा, इसमें न्यूट्रॉन 7 आएगा, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन आपका 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। तो यहाँ 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, सिंपल है। तो कोई भी ऐसा, ठीक है, आइसोटोप हम तब कहेंगे जब उसमें क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। या हम इस तरीके से कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है बट उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। एक एग्जाम्पल और दो, देखो आपने यूरेनियम का आइसोटॉप सुना होगा। यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 92, इसका मास नंबर होता है 235, और एक और आपने इसका आइसोटॉप सुना होगा 92 और 238। अब देखो आपको इसमें जब एग्जाम में आया था, इसमें आपको क्या निकालने आया था कि कोई भी यूरेनियम का एक आइसोटॉप दिया हुआ है जिसमें मास नंबर 235 है और एटॉमिक नंबर 92 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। तो सिंपल है, इसको आप इससे माइनस कर दोगे। मान लो कि 92 है, आप 100 मान लो, तो 100 जाएगा तो 135 बचेगा। बट हमने क्या है 8 ज़्यादा ये इसमें माइनस कर दिया, तो 8 5 13 हो जाएगा, ये 143 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। 3 2 5 9 10 11 12 13 का 3 हो गया, ठीक है, 2, ठीक है। तो 143 क्या हो गया, इसका न्यूट्रॉन हो गया। अरे अभी ना समझाया, ये वाला मास नंबर है, ठीक है, और मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये वाला क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन 92 हमने लिख दिया, न्यूट्रॉन हमें निकालना है, मास हमारा 235 है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर, तो इन दोनों में ये दोनों क्या है, आपस में आइसोटॉप है। तो याद रहेगा आइसोटॉप क्या है और समस्थानिक क्या है। समझ में आया, पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया, और ये क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं। अभी देखो इसी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आया था FRO, ये आई थिंक इसमें इन्फोर्समेंट में, ठीक है। अब देखो ये तो था आपका समस्थानिक मतलब आइसोटॉप, एक होता है आपका आइसोबार। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा आई थिंक मुझे। मान लो जी ये आर्गन है, ये पोटासियम है, ये कैल्शियम है। अभी देखो यहाँ है ये 18, ठीक है, यहाँ है ये आपका 40, यहाँ है आपका 19, यहाँ है आपका 40, यहाँ है आपका 20, और यहाँ भी है आपका 40। देखो यहाँ भी है 40। अब यहाँ देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में अलग है, डेट मीन्स एटॉमिक नंबर जो है, या इसको हम लोग बोले प्रोटॉन जो है, ये सेम नहीं है, ठीक है। बट देखोगे मास नंबर यहाँ सेम है, मास नंबर यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है। मतलब जब एटॉमिक नंबर डिफर होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे बट मास नंबर आपका सेम होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका आइसो
बार होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, आइसोटोप, जिसमें ये जो इसको हम लोग बोलते हैं संभारिक और उसको बोलते हैं समस्थानिक। तो आइसोटोप और आइसोबार आप समझ के रखना, दोनों का मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18 है कि एसिड फाउंड, जो आपका मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, देखो ये आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए कमाल है शॉर्ट्स का। ठीक है, देखो द मैन केमिकल, शॉर्ट्स से मतलब बिहार पुलिस में देखे थे, मतलब कितना, मतलब जो पढ़ा है, मतलब एग्जाम छोटा सा एक शॉर्ट्स डाले तो उससे भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक भी स्टेटमेंट जो आपका स्टेटस में डाला जाता है कभी मिस मत करना, चाहे शॉर्ट। अब देखो यहाँ पूछा कि जो वोट का जो इंक होता है उसमें क्या होता है, तो ये सबको पता है, कॉपर सल्फेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, सोडियम क्लोराइड या एमोनियम सल्फेट, सबको पता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले बात करते हैं वोट का जो इंक होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें होता है AgNO3। AgNO3 मतलब होता है, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। जब ये एक बार आरआरबी का मतलब रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, जेई का, उसमें ना ये फॉर्मूला पूछा हुआ था AgNO3। ऐसे आपको पता है क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो याद है का वोट वाला जो इंक लगाते हैं, आप लोग ने भी लगाया होगा इस बार। ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं। एक होता है, ये हो गया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट वोट इंक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका, याद रखिएगा, एक होता है आपका AgI। AgI मतलब क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसका जो उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल, कृत्रिम वर्षा के लिए। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि बहुत आपका जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, डस्ट पार्टिकल, तो ऊपर से आर्टिफिशियल रेन किया जाता है, वो भी अभी प्रभावी नहीं हो रहा है। ठीक है, दिल्ली वेली में, तो ये आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। और एक होता है AgBr, ये आपका सिल्वर आपका ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है, ये किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफी में। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है फोटोग्राफी में आपका किया जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। और साथ में साथ याद रखिए, ये हो गया, याद रखिएगा आपका वोटिंग में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड AgI, और उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड आपका फोटोग्राफी फील्ड में यूज़ किया जाता है इसका। और याद रखिएगा एक होता है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, क्विक सिल्वर, तो ये बोला जाता है आपका, इसका सिंबल है Hg, ये है पारा। तो पारा को क्या बोला जाता है, क्विक सिल्वर। और याद रखिएगा यहाँ से आपका दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, एमलगम पूछा था कौन सा ऐसा तत्व है जो एमलगम बनाता है। एमलगम मतलब सिंपल, ये मार्कुरी क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे तत्वों के साथ क्या बोलता है, मिश्रण बनाता है। तो एमलगम कौन बनाता है, तो आपको याद रखना है, मार्करी बनाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है आपका क्विक सिल्वर आपका बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये सब यहाँ दिया हुआ, एक चीज़ और दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, इससे भी, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट याद रखिएगा। एक होता है नीला थोथा, क्या मैंने बोला, नीला थोथा, इसको बोला जाता है ब्लू विट्रोल, नीला थोथा, ब्लू विट्रोल, नीला थोथा, ब्लू विट्रोल। ठीक है, तो ये जो है आपको इसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, ये होता है नीला थोथा, ये होता है ब्लू विट्रोल, ये होता है ब्लू विट्रोल, ये होता है नीला थोथा, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखना, जो अब अगर इससे पूछेगा तो आप ये वाला टॉपिक से, तो आप तुरंत आप कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। अब देखो, एक होता है केमिकल प्रोसेस, मतलब रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया, और एक होता है फिजिकल प्रोसेस, भौतिक प्रक्रिया। तो जो केमिकल प्रोसेस जो होगा, हमेशा इसका सबसे सिंपल याद रखना, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि दूध से दही बन गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, केमिकल होगा कि फिजिकल होगा,
जो वापस नहीं हो सकता। जैसे अब दूध से दही बन गया तो दही फिर से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो जो रिवर्स नहीं हो पाएगा वो होता है केमिकल प्रोसेस। सॉलिड, बस इतना याद रखना, ठीक है। और ऐसा चीज जो रिवर्स हो जाए, जैसे कि देखो पानी था, वाटर था, इससे हमने आइस बना दिया, इससे हमने क्या बना दिया? आइस बना दिया। तो पानी से आइस बन गया, ठीक है। तो वाटर से आइस बन गया, तो सिंपल है, अब आइस से वाटर भी बन सकता है। फिर से इसको क्या करेंगे? हीट देंगे तो बन जाएगा ना। तो ये हो गया आपका भौतिक प्रक्रिया। तो जहां प्रोसेस रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, वो फिजिकल। तो बस इतना ही याद रखना है। जैसे कि दूध से दही बनना हो गया, आपका पाचन हो गया, आपने कुछ खा लिया तो पच गया, फिर वो पचा हुआ चीज़ खाना बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो दूध से दही बनना डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया। बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, पेपर का जलना जो हो गया। मोमबत्ती का जलना, अब देखो अगर पूछेगा मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जो जलना होता है, कैंडल का बर्निंग, तो कैंडल का जो बर्निंग होता है ये होता है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। बट यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल मतलब कैंडल का पिघलना जो होगा वो भौतिक प्रक्रिया होगा, कैंडल का पिघलना, क्योंकि पिघला हुआ को फिर से आप कैंडल बना सकते हो, ठीक है। बट कैंडल का जो जलना होता है, ठीक है, जो जल रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका केमिकल प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कि जंग लगना, तो जंग लगना क्या है? आपका केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें है कि बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? तो फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक केमिकल प्रोसेस है, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका कि जो एनर्जी जो है, एनर्जी में कौन सा विकल्प भंडारण होता है, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प ऊर्जा भंडारण एनर्जी के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये है संपीड़ित वायु हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, या ऑल ऑफ दिस हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है, टोटल 100+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में कम से कम 2 घंटा लेके, ठीक है, आपका पूरा का पूरा ये ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। जितने भी कंसेप्चुअल चीज़ें आए हुए हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम तो काफ़ी लगा है। बाकी अगर आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल हम लोग ख़त्म कर देंगे। और मैं फिर से कहता हूँ, एक बार अगर आपने केमिस्ट्री यहाँ से कर लिया है तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद।